हेलो फ्रेंड्स, एस आर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। आज मौलिक अधिकार का पार्ट 2, ठीक है, भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से भाग 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 तक हुआ था। आज हम आर्टिकल 22 से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिटेंशन या निरोध से संरक्षण होगा, ठीक है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में कहता है सामान्य कानून के मामले में। वहीं आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में कहता है प्रिवेंटिव डिस्टेक्शन या निवारक निरोध कानून के बारे में ये संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 को देखें तो ये बताता है गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार होता है, ठीक है। दूसरा, वकील से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार। तीसरा, आवागमन या परिवहन में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। वहीं तीसरा कहता, चौथा, मजिस्ट्रेट की अनुमति से नहीं मिलने पर 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार, ठीक है। वहीं क्लॉज 2 कहता है, 22 का क्लॉज 2 कहता है गिरफ्तारी के कारण के बारे में जानने का अधिकार, लेकिन अपवाद में है जनहित के विरोध होने वाले गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा नहीं जाना जाएगा। दूसरा कहता है डिटेंशन संबंधी आदेशों के खिलाफ अपना बचाव का अधिकार। तीसरा कहता है 3 महीने के बाद रिहा होने के अधिकार, अगर सलाहकार बोर्ड इस अवधि में वृद्धि करने का सुझाव न दें, ठीक है। किसके लिए है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1? किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो शत्रु देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक कानून के तहत गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और इधर क्लॉज 2 किसके लिए है? तो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों दोनों के लिए उपबंध है, ठीक है। अगर निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्तियां का संवैधानिक विभाजन की बात करें तो 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो संसद के पास उपलब्ध विशेषाधिकार, जिसमें शामिल है रक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा। वहीं दूसरा में है संसद और राज्य विधानमंडलों के पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल कौन कौन से? तो राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं और की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति करना, ठीक है। फिर आर्टिकल 23 यानी शोषण का विरुद्ध अधिकार अब आ जाएंगे। तीसरे पार्ट में मूल अधिकार के तीसरे भाग में आएंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तो 23 कहता है मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिबंध। वहीं 24 जो कहता है कारखानों में बच्चों को रोजगार पर लगाने का रोक। 23 के लिए प्रतिबंधित है कौन कौन सी? तो मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के कोई अन्य बलात् श्रम, ठीक है। किसके लिए उपलब्ध है? तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों की रक्षा करता है। अपवाद अगर देखा जाए इसका, तो राज्य निम्नलिखित हेतु अनिवार्य सेवा के प्रावधानों का लागू कर सकता है, जैसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यानी सैन्य सेवा,
समाज सेवा आदि ये सब में कर सकता है। ठीक है। वहीं आर्टिकल 24 के तहत कहता है 14 साल से कम के बच्चों को रोजगार पर रखने का निषेध करता है। किसी भी कारखाने में, खदान में, कोई अन्य खतरनाक रोजगार में। ठीक है। इसके लिए उपलब्ध जो है सभी बच्चों के लिए, इसके लिए उसकी नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अपवाद जो है हानि रहित या नैतिक कार्य का कोई प्रतिबंधित नहीं है। अगर जिसमें हानि या नैतिक के लिए कर सकता है तो उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है। अगर दोनों के द्वारा कानून देखें तो मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया और बाल श्रम को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया, ये दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मानव तस्करी के लिए अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, बेगार श्रम अधिनियम 1976, किशोर न्याय अधिनियम 2000। ठीक है। और अगर बाल श्रम को रोकने के लिए अगर देखें तो बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 2016, बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है। सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार को प्रतिबंधित किया गया। कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों के रोजगार के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। अगला बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अगर देखें तो ये 4 आर्टिकलों में निहित है। कौन सी? तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ठीक है। तो आर्टिकल 25 की अगर बात करें, आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 कहता है सभी व्यक्तियों को समान रूप से हकदार होना चाहिए। ठीक है। तो पहला इसमें कहता है अंतःकरण का स्वतंत्रता, यानी आंतरिक स्वतंत्रता, ईश्वर से जुड़ाव। फिर दूसरा कहता है धर्म और अवैध रूप से मानने का अधिकार, यानी धार्मिक विश्वास की घोषणा करना। ठीक है। और तीसरा कहता है आचरण का अधिकार, आचरण में पूजा, अनुष्ठान, समारोह आदि भी आ जाते हैं। और चौथा कहता है प्रचार का करने का अधिकार, धार्मिक विश्वास का प्रचार या प्रसार कर सकता है, इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। इसके लिए क्या उपलब्ध है? तो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन करने का शामिल नहीं है। ठीक है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। अगर अपवाद की बात करें तो यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों का अधीन है। दूसरा, राज्य की अनुमति धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय या अन्य लौकिक क्रियाकलापों के विनियमित या प्रतिबंधित करे। और दूसरा कहता है इसमें सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों जैसे सिख, जैन और बौद्ध के लिए खोलना। ठीक है। अगला आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है सभी धार्मिक संप्रदाय या कोई अनुभाग, इसमें कहता है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार होंगे। पहला तो ये कि धार्मिक और धर्मस्थ उद्देश्यों के संस्थानों के स्थापना एवं प्रबंधन करने का अधिकार। दूसरा, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व या अर्जन करने का अधिकार। ठीक है। जैसे सोना, ये चल अचल दोनों का कर सकता है। तीसरा, ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार। इसका अपवाद है लोक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य। ठीक है। वहीं आर्टिकल 27 कहता है
किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के बाध्य नहीं है, कर के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा इसमें कहता है सामान्य तौर पर वसूले गए कर का उपयोग सभी धर्मों और को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, न कि विशेष धर्म के लिए। वहीं आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहला कहता है शैक्षणिक स्थानों पर प्रकार। शैक्षणिक स्थानों के प्रकार को अगर देखें तो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रतिबंधित स्थान कौन कौन से हैं, तो पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 28 के तहत। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी धर्मत या ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थान, तो ये है अनुमति है। तीसरा, राज्य द्वारा प्राप्त संस्थान तो स्वैच्छिक आधार पर उपस्थित है। चौथा, राज्य से वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर उपस्थित हैं। अगर अगला देखें तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये जो आर्टिकल हैं ये 29 और 30 में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 में। तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हित को संरक्षण देता है, और वहीं 30 जो है वो शिक्षा के स्थानों के और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होता है। ठीक है, यानी अगर 29 देखें तो उनका संरक्षण है और 30 में उनका शिक्षा का, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग का। अगर आर्टिकल 29 को अच्छे से देखें तो क्लॉज 1 में क्या कहता है, अगर लिखित का संरक्षण करने के लिए व्यक्ति का अधिकार को मान्यता देता है 3 रूपों में। कौन कौन सी? संस्कृति, भाषा, लिपि, ये तीनों का संरक्षण करेगा। और वहीं क्लॉज 2 कहता है राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव करने से राज्य को प्रतिबंधित करता है। अगर इसका नोट देखें तो क्लॉज 1 में भाषा का भेदभाव के आधार पर शामिल किया गया। दूसरा, अनुच्छेद 29 दोनों संरक्षण प्रदान करता है, भाषाई और धार्मिक पर। ठीक है, भाषाई भी और धार्मिक पर भी संरक्षण प्रदान करता है, किसको? अल्पसंख्यक को। तीसरा, इस अनुच्छेद के दायरे बहुसंख्यकों सहित सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए क्या उपलब्ध है? तो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को और किसी को नहीं। आर्टिकल 29 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा के बारे में, अल्पसंख्यक जो कि धार्मिक और भाषाई दोनों का अधिकार प्रदान करता है, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना या उनका प्रशासन करने का अधिकार होता है। दूसरा, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के मामले में पर्याप्त मुआवजा पाने का अधिकार। तीसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है केवल अल्पसंख्यक या भाषाई या धार्मिक तक सीमित है, जबकि 29 जो है विस्तार सभी वर्गों तक है, सभी वर्ग का यूज है, लेकिन 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषित नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोले हैं संविधान की आत्मा या हृदय बोले हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की एक मूल विशेषता क्या बताया, तो इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है,
इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। आर्टिकल 32 में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने वाला अधिकार। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देशों या आदेशों या रेट जारी कर सकता है, उसके पास शक्तियां हैं। ठीक है। तीसरा, संसद किसी अन्य न्यायालय को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। जैसे पहला अगर देखें तो उच्चतम न्यायालय को प्रदान उपर्युक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना ही ऐसे किया जा सकता है। दूसरा, किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत से शक्तियां प्राप्त है रिट जारी करने का, आर्टिकल 32 से नहीं। ठीक है। अगर अगला देखें तो संविधान द्वारा किए गए प्रावधानों के सिवा उच्चतम न्यायालय के जाने वाले अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के पास क्या क्या रिट जारी करने का है, तो 32 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और 226। तो पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, तीसरा प्रतिषेध मतलब रोकना, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा यानी किसी अधिकार से। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किए जाने का अधिकार जो है, इसमें कहता है इसके तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया जा सके उसे कैद के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो है परमादेश, इसमें क्या होता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, कंपनी, निचली अदालत या सार्वजनिक पदाधिकारियों को भी बुला सकता है। ठीक है। और प्रतिषेध में क्या कहता है, तो इसे उच्चतर न्यायालय या निचली अदालतों या अधिकरणों या ट्रिब्यूनल याद रखना, ट्रिब्यूनल को जारी किया जा सकता है, ताकि वे अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने का अपने अधिकारों के क्षेत्र से बाहर ना जाए। ठीक है। उत्प्रेषण, इसे उच्चतर न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अधिकारियों को या तो उसके पास निलंबित किया जाए या स्थानांतरित करके उनको आदेश का रद्द किया जा सकता है। ठीक है। अधिकार परीक्षा, इस न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद के संबंध में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसीलिए यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद या अवैध रूप से बने रहना से रोकता है। आर्टिकल 32 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या निष्कर्ष। तो पहला, उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक या गारंटर बनाया जाए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति मौलिक और व्यापक है लेकिन अनन्य नहीं। जैसे कोई प्रभावित नागरिक बिना अपील किए भी सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, जैसे कि हमने बताया था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कौन कौन में किसका है? मूल अधिकार को लागू करवाने के मामले में तो दोनों का है क्षेत्राधिकार। किसी अन्य उद्देश्य के लिए अर्थात कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के मामले में तो उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय का। ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक में संपूर्ण भारत, उच्चतम न्यायालय संपूर्ण भारत में करा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर ही
क्षेत्राधिकार से के बाहर तभी यदि कार्रवाई करने का अधिकार उसके क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है। रिट की शक्तियों का प्रयोग उच्चतम न्यायालय जो है अनिवार्य यानी नहीं माना जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय विवेकाधीन यानी मना कर सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है मना नहीं कर सकता, लेकिन वो विवेकाधीन से मना कर सकता उच्च न्यायालय। वहीं आर्टिकल 33 कहता है यह संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसके समान बलों के सदस्यों को मूल अधिकार के युक्त प्रतिबंधों लगाने या निष्प्रभावी करने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 34 कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है कुछ निश्चित मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है, जैसे कि रोजगार हेतु निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना, जैसा कि आर्टिकल 16, और अस्पृश्यता के लिए दंड निर्धारण करना आर्टिकल 17। ये सिर्फ संसद। आगे ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं है। कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान में भाग 3 में नहीं है? नोट की अगर बात करें तो इन्हें संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार या गैर मूल अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। आर्टिकल 265 जो कानून के प्राधिकरण के अलावा कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 300A ये संपत्ति का अधिकार है जो 44वां संविधान संशोधन में चेंज हुआ था। पहले 19 का क्लॉज F और 31 में था संपत्ति का अधिकार, और अब इस 300A में कर दिया गया। ठीक है। फिर 301 जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 326 कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकारों के आधार पर होंगे। ठीक है। तो भाग 3 के अतिरिक्त प्रदान किए गए अधिकारों के मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। भाग 3 को अगर छोड़कर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगा। ठीक है। वह साधारण वाद दायरे के में आता है, यानी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जाएगा, हाई कोर्ट पहले जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मूल कर्तव्य को जानेंगे। आज यहीं तक समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करने और शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स।